नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परवीन मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की जो गणित की किताब है उसमें जो अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो आज हम वास्तविक संख्याओं से जुड़ी हुई जो प्रश्नावली संख्या हमारी 1.2 है उसके आज सारे सवाल हम इस वीडियो में करेंगे। इस प्रश्नावली के अंदर जो सिद्ध करने वाले सवाल हैं अपरिमेय संख्याओं के, इस प्रकार की जो यहाँ पर सवाल हैं, ये सारे सवाल आज के इस वीडियो में हम करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ ये सवाल करने से पहले कि इन सवालों से बोर्ड की परीक्षा यानी कि एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा में और अभी जो अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है इनमें इस जो ये आपके सामने दो तीन सवाल दिख रहे हैं, 1 2 3, इसमें से आपको एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इनको सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 नंबर का आता है ये परीक्षा में, तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब हम चलते हैं सीधा हमारी प्रश्नावली संख्या 1.2 के पहले सवाल की ओर। मैंने आपके सामने देखिए पहला सवाल लिखा है। पहला सवाल क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये जो √5 है इसको हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम इसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि √5 को ऐसी कोई डायरेक्ट विधि नहीं है जिससे कि हम √5 को सीधा अपरिमेय बता दे। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा मान के चलेंगे, यानी कि √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, इसको परिमेय मान के चलेंगे और जो हम यहां पर मानेंगे, जो हम यहां पर हमारी कल्पना करेंगे, इसी कल्पना को हम अंत में जाकर गलत साबित कर देंगे। ठीक है, जब हमारी कल्पना परिमेय गलत हो जाएगी तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए कैसे इस सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको उल्टा मान के चलते हैं, यानी कि माना √5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसके विपरीत मान के चलते हैं हम। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, ऐसी वास्तविक संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q आपके पूर्णांक और Q जो हर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है नहीं, तो ये सब सारी संख्या क्या कहलाती है, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहां पर हमने √5 को परिमेय माना है, तो मैं यहां पर √5 को A/B या फिर P/Q के रूप में लिख सकता हूं। यहां पर P/Q आपके किताब में जो उदाहरण दिए हैं वहां पर यहां पर P और Q की जगह A और B लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप यहां पर P/Q लिखो चाहे A/B लिखो। चलिए मैं जो किताब में लिखा है वही लिख देता हूं, यहां पर A/B। भाई A/B या P/Q के रूप में लिख सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या को। तो √5 को हमने परिमेय माना है तो √5 बराबर हमने क्या लिख दिया, A/B लिख दिया। अब ये जो A और B है इसको हम क्या मानते हैं, यहां पर हम मान के चलते हैं कि माना कि जो ये A व B वह क्या है, सअभाज्य संख्या। क्या है, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य का मतलब ये दोनों संख्याएं क्या है, आपस में कट नहीं रही है, यानी कि इन दोनों संख्याओं में किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, A व B सअभाज्य संख्या है। ठीक है नहीं, संख्याएं हैं। ठीक है, सअभाज्य हैं या सअभाज्य संख्याएं हैं, तो हमने इसको मान लिया सअभाज्य। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो अब यहां पर मैं क्रॉस गुणा कर देता हूं। देखिए ये जो 1 है इससे गुणा हो जाएगा और ये B इससे गुणा, यानी कि 1 से ये A गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, A बराबर, और B √5 से गुणा हो जाएगा, यानी कि B गुणा √5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से A बराबर क्या आ गया, B गुणा √5 आ गया। अब ये जो हमें समीकरण प्राप्त हुई है, इस समीकरण का मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, यानी कि दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, तो मैं यहां पर लिखूंगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूं इसी तरीके से आपको परीक्षा में लिखना है, इसी तरीके से आपको टेस्ट में भी लिखना है। ठीक है, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, A बराबर B गुणा √5 है, तो हम इस समीकरण में क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, √5 है, रूट है, और रूट यानी कि वर्गमूल है, और वर्गमूल को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्ग करना पड़ता है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग यानी कि ये बराबर है, इसके इस पक्ष में वर्ग और इस पक्ष का भी वर्ग, तो A का वर्ग यानी कि A का स्क्वायर बराबर B गुणा √5 का हमें वर्ग करना है, यानी कि B गुणा √5 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से A स्क्वायर आएगा और B गुणा √5 है और पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाए तो B का स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर और √5 के ऊपर स्क्वायर लगेगा। कहने का मतलब आप यदि इस प्रकार √5 है और इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये 2 से ये रूट हट जाएगा और यहां पर ये जो अंदर है
5, वो बाहर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहां पर √5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो हमें समीकरण प्राप्त हुई वो क्या हुई है, a² बराबर b² गुणा 5, ये हमें अभी समीकरण में प्राप्त हुई है जब हमने इस समीकरण का स्क्वायर किया। तो अब आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको एक बात समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं कि 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 3 होते हैं। ये जो 6 के गुणनखंड है, यानी कि 6 को आप 2 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं आपको यह कहूं कि जब आपने 6 के गुणनखंड किए तो मैं आपको कहूं क्या 2 का भाग 6 में जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल जाएगा 2 का भाग 6 में, क्योंकि 2 क्या है, 6 का गुणनखंड है, 6 को गुणा के रूप में ही लिखा है, तो 2 का भाग वापस 6 में जरूर जाएगा। और ये जो 3 है ये भी 6 का गुणनखंड है, इसका मतलब जब आप 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 का भाग भी क्या है, 6 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये इसके गुणनखंड है। इस प्रकार आप कोई और संख्या भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 14, ठीक है, और 14 के मैं गुणनखंड करता हूं तो कितना आते हैं, 2 गुणा 7 आते हैं, ठीक है। तो ये 14 की क्या है, गुणनखंड है। अब मैं ये कहूं कि क्या 2 का भाग इस 14 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या 7 का भाग 14 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये 2 और 7 क्या है, 14 के गुणनखंड है। इसका मतलब 14 को आप 2 गुणा 7 के रूप में लिख सकते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट मैं यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। a² बराबर b² गुणा 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि a² को मैं क्या लिख सकता हूं, b² गुणा 5 लिख सकता हूं। a² को मैं b² गुणा 5 लिख सकता हूं, जिस प्रकार हमने 14 को 2 गुणा 7 लिखा था। अब यही मानो कि ये a² क्या है, 14 है, ये b² क्या है, 2 है, और ये 5 की जगह मान लो वहां पर 7 आया हुआ है, ठीक है नहीं, तो यहां पर आप 5 मान के चल सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि a² को ऐसा लिखा जा सकता है, तो क्या b² का भाग a² में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि a² के ये गुणनखंड लिखे हैं आपने, a² को इस प्रकार गुणनखंडित किया आपने, जैसे हमने 6 के गुणनखंड लिखे थे इसी प्रकार मैंने a² के यहां पर गुणनखंड कर दिए। तो इसका मतलब b² का भाग a² में जाएगा, लेकिन b का तो मान ही नहीं पता हमें, क्योंकि b तो हमने सिर्फ सभाज्य संख्या मानी है, जो कि कुछ भी हो सकती है। अब यहां पर देखिए ये 5 का मान तो हमें पता है, तो इसका मतलब b² का भाग a² में जाता है, तो 5 का भाग भी तो a² में जाएगा, क्योंकि 5 भी क्या है, a² के गुणनखंड में आया है। देखिए नहीं, 2 का भाग आपने 14 में दिया तो 7 का भाग भी तो 14 में जाएगा, क्योंकि 2 के साथ 7 भी तो क्या है, 14 का गुणनखंड है, तो 5 भी तो a² का गुणनखंड है। इसका मतलब 5 का भाग a² में जाएगा। तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं कि जो चूंकि a² 5 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, क्या लिखेंगे, a² 5 से पूर्णतः विभाजित है। विभाजित का मतलब भाग जा रहा है किसका, 5 का, किसमें, a² में, 5 से विभाजित है, 5 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। इसीलिए क्या, अब देखिए मैं आपको एक चीज समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए क्या कहा गया है कि 5 से पूर्णतः विभाजित a², इसका मतलब मान लेते हैं कि 25 जो है वो 5 से विभाजित है, क्या है, 25 जो है वो 5 से विभाजित है। तो एक बात ध्यान दीजिए, 5 का भाग 25 में जा रहा है, तो एक बात देखिए, 25 का स्क्वायर रूट कीजिए, यानी कि 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। इसको a² मानते हैं, इसको अगर a² मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। भाई ये a² है तो ये a होगा, क्योंकि यहां पर a का स्क्वायर करेंगे तो 5 का भी स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, हम जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि a² यदि 25 मान लेते हैं आप, जो कि 5 से क्या है, विभाजित है, यही यहां पर हमें शर्त दी गई थी कि 5 से पूर्णतः विभाजित है कौन, a²। तो a² को मैं 25 मान लेता हूं, तो इसका स्क्वायर यानी कि a² से ये ऊपर स्क्वायर हटा देते तो a बन जाएगा, और a यहां पर क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो 5 आएगा। तो क्या ये जो 5 आया है ये भी 5 से विभाजित है क्या, 5 का भाग a² में जाता है तो 5 का भाग a में भी जाएगा। मेरे समझाने का मतलब ये है कि 5 का भाग a² में जाता है, जैसा कि यहां पर किया, जो 5 है इसका भाग a² में जाता है, 5 का भाग 25 में जाता है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो इसका मतलब 5 का भाग 5 में भी जाएगा, यानी कि a में भी जाएगा, ये कहने का मतलब है। आप इस a² की जगह कोई और भी संख्या ले सकते हैं जो 5 से विभाजित है। अगर उसका आप स्क्वायर रूट करेंगे तो वो जो स्क्वायर रूट यानी कि उस a² का वर्गमूल क्या होता है, a होता है, स्क्वायर हटा दीजिए ऊपर से, तो a भी क्या है, 5 से विभाजित होगा। ये कहने का मतलब है कि भाई 5 का भाग 25 में जाता है, 25 को a² मान लिया तो इसका स्क्वायर रूट a, और a का मतलब 25 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो ये 5 का भाग इस 5 में जरूर जाएगा। तो a² 5 से विभाजित है, तो a² का वर्गमूल कितना हो जाएगा, a, आप इसको हटा दीजिए, a भी 5 से विभाजित होगा। ये मेरा समझाने का प्रयास है कि विभाजित होगा, बिल्कुल सही। आप कोई भी संख्या लेके भी यहां पर
कर सकते हैं आप। ए स्क्वायर को आप कोई भी संख्या मानिए जो 5 से विभाजित होगा, फिर उसे ए स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालिए, वो वर्गमूल भी 5 से विभाजित होगा। अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी क्या है, 5 से विभाजित होगा। अब एक बात बताइए, यहां पर मैं उल्टा लेके चलता हूं। देखिए 2 का भाग 14 में जाता है, ठीक है, तो क्या मैं 14 को ऐसा नहीं लिख सकता कि भाई 2 का भाग अगर 14 में जाता है तो 14 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुना समथिंग और बराबर में 14, है कि नहीं। अब ये क्या आएगा, ये तो हम जानते हैं कि 2 का भाग जब 14 में देंगे तो कितना आएगा, 7, तो यहां पर लिख देंगे 7। 2 गुना 7 ही क्या होता है, 14 होता है। तो यहां पर भी मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 5 का भाग ए में जाएगा, यानी कि ए भी 5 से विभाजित है, मतलब 5 का भाग ए में जाएगा। तो क्या मैं यहां पर साइड में ध्यान दीजिएगा, क्या मैं यहां पर ए को ऐसा नहीं लिख सकता, ए बराबर 5 गुणा सी। अब ये सी क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या मान लेते हैं, कोई भी पूर्णांक मान लेते हैं कि जब आप 5 का भाग ए में देंगे तो कोई न कोई वास्तविक संख्या आएगी, क्योंकि यहां पर क्या कहा गया है, 5 का भाग ए में जाएगा पूरी बार, पूर्णतः मतलब पूरी बार जाएगा। तो 5 का भाग ए में जाएगा तो ए को मैं 5 गुणा सी नहीं लिख सकता। मैं आपको वैसे इसको समझाने के लिए कोई भी संख्या का उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए कि 6 का भाग 18 में जाता है, तो क्या आप 18 को ऐसा नहीं लिख सकते, 18 बराबर 6 गुणा समथिंग। वो समथिंग मतलब इसकी जगह क्या आएगा, जब आप 6 का भाग 18 में देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 आएगा, तो 6 गुणा 3 ही तो 18 होता है। तो वही तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि जो ए है उसमें भाग जा रहा है 5 का, तो उस ए को 5 गुणा समथिंग नहीं लिख सकते। ये सी क्या होगा, यदि ए का मान प्राप्त हो जाएगा तो सी का भी मान आ जाएगा। तो यहां पर सी क्या माना है मैंने, सी है वो क्या है, माना कोई वास्तविक संख्या, ठीक है नहीं, कोई वास्तविक संख्या, ठीक है, कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। सी यहां पर अपनी तरफ से कोई भी वास्तविक संख्या मान लेते हैं। तो यहां से देखिए ए बराबर क्या आया, 5 गुणा सी आया, ये हमने ऐसा मान सकते हैं इससे, ठीक है। अब देखिए इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 1 और इसको दे देंगे आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहां से जो ए का मान हमें प्राप्त हुआ है 5 गुणा सी, यही 5 गुणा सी इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से ये जो ए स्क्वायर है इसकी जगह ए की जगह क्या आ गया, 5 गुणा सी। तो यहां पर ए स्क्वायर लिखा है नहीं, तो इसकी जगह लिख रहा हूं 5 गुणा सी, और इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। ये स्क्वायर कर दिया बराबर, और इसके यहां पर क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर गुणा 5, तो बी स्क्वायर गुणा 5 को वैसा का वैसा लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 गुणा सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर गुणा 5, ठीक है। अब ये गुणा में 5 है, इधर आएगा तो भाग में, तो कहने का मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को यहां से मैं समीकरण को घुमा रहा हूं, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 25 गुणा सी स्क्वायर, और बटा में क्या आ जाएगा, ये गुणा का 5 इधर आता ही भाग में, तो 5 का भाग इसमें कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो यहां से आप बी स्क्वायर को ये भी लिख सकते हैं 5 गुणा सी स्क्वायर, 5 गुणा सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। इस देखिए ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुई थी। फिर यहां से पता चला कि 5 का भाग ए स्क्वायर में जाता है, तो 5 का भाग ए में भी जाएगा। शर्त होनी चाहिए कि जो 5 है वो क्या, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है नहीं। तो 5 का भाग ए स्क्वायर में जाता है तो 5 का भाग ए में भी जाएगा। तो यहां से ए को हमने क्या मान लिया, 5 गुणा सी मान लिया। अब यही ए का मान जो 5 गुणा सी है, सी कोई भी वास्तविक संख्या है, ठीक है, अपनी तरफ से मानिए। तो ये जो ए बराबर 5 गुणा सी है, इसी 5 गुणा सी को आप इस ए में रख दीजिए, ठीक है नहीं। ए कहां गया, यहां पर रख दिया 5 गुणा सी। फिर इस समीकरण को सॉल्व किया तो यहां से हमें बी स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हुआ, 5 गुणा सी स्क्वायर, क्या हुआ, 5 गुणा सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको मैं आपको आगे और समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये क्या प्राप्त हुआ, ये समीकरण और ये समीकरण सेम टू सेम दिख रही है कि नहीं है। इसमें भी गुणा 5 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां पर बी स्क्वायर बराबर 5 गुणा सी स्क्वायर, बस बी और ए यहां पर सी बदल गए हैं, ठीक है। अब देखिए वो का वही कॉन्सेप्ट, बी स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, 5 गुणा सी स्क्वायर। जैसे 14 को मैंने 2 गुणा 7 लिखा था, वैसे ही बी स्क्वायर को मैंने 5 गुणा सी स्क्वायर लिख दिया। अब 14 के ये दोनों क्या है, गुणनखंड है, तो यहां पर ये बी स्क्वायर के जो ये 5 और ये जो सी स्क्वायर है ये क्या है, गुणनखंड हो गए। अब ये गुणनखंड है तो गुणनखंड का भाग इसमें जरूर जाएगा, यानी कि दो जिसके गुणनखंड के हैं उस संख्या में उसके किसी भी संख्या में उसके गुणनखंडों का भाग जरूर जाता है, ठीक है नहीं। तो 14 के गुणनखंड 2 है तो 2 का भाग 14 में जरूर जाएगा। तो 14 का गुणनखंड 7 भी है तो इसका मतलब 7 का भी भाग 14 में जाएगा। तो बी स्क्वायर के यहां पर गुणनखंड 5 है और सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर का तो मान पता ही नहीं है, लेकिन 5 तो पता है ना मैं, इसका मतलब 5 का भाग बी स्क्वायर में जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है नहीं। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी पहले आपको समझाया था, यही वही कॉन्सेप्ट है।
विभाजित है, ठीक है नहीं, विभाजित है, चूंकि लिखेंगे। इसीलिए 5 का भाग बी स्क्वायर में जाता है, वैसा का वैसा 5 का भाग ए स्क्वायर में जाता है, तो 5 का भाग ए में भी जाएगा, तो मतलब 5 का भाग बी स्क्वायर में जाता है। इसी उदाहरण से आप समझ सकते हैं। तो जो ये बी है, बी भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, विभाजित होगा, है कि नहीं है? यानी कि 5 का भाग बी स्क्वायर में जाता है तो 5 का भाग बी में भी जाएगा। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है नहीं। अब यहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ, ध्यान देख सकते हैं आप, 5 का भाग ए में जा रहा है, 5 का भाग बी में भी जा रहा है, यानी कि ये जो 5 है ये दोनों में क्या है, कॉमन आ गया, यानी कि 5 का भाग ए में भी जाता है और 5 का भाग बी में भी जाता है। तो ये जो ए और ये जो बी है ये एक समान संख्या से कट रही है, समान संख्या से कट रही है, मतलब 5 से कट रही है। जबकि शुरुआत में हमने क्या माना था, ए और बी, यहां पर क्या माने थे हमने, सअभाज्य संख्या मानी थी। क्या मानी थी, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या वो संख्या होती है, ऐसी प्राकृत संख्या होती है जो समान संख्या से ना कटे, मतलब जिसमें समान संख्या का भाग न जाए। यहां पर आप एकदम बिल्कुल किताबों वाली अगर भाषा देखेंगे तो क्या कहा जाता है, सअभाज्य ऐसी दो प्राकृत संख्या जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। एचसीएफ का मतलब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो लेकिन यहां पर तो देख सकते हैं आप, 5 का भाग बी में जा रहा है, 5 का भाग ए में जा रहा है, तो ए और बी समान संख्या 5 से कट रही है। जबकि हमने ए और बी को क्या माना था, सअभाज्य, यानी कि किसी भी समान संख्या से नहीं कटेगी। तो यहां पर हमने सअभाज्य माना है, जबकि यहां पर तो सअभाज्य की जो परिभाषा है उसके विरुद्ध में काम हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं 5 का भाग ए में भी जा रहा है, 5 का भाग बी में भी जा रहा है। तो ये सब क्या है, गलत आ गया। क्यों गलत आ गया, क्योंकि हमने जो कल्पना की थी शुरुआत में वो गलत की थी कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, ये विरोधाभास आ गया है। यहां पर क्या लिखेंगे, विरोधाभास, जो कि हमारी कल्पना के विरोधाभास है, विरोधाभास है, ठीक है नहीं। जो कि हमारी कल्पना क्या थी कि √5 एक परिमेय संख्या, इसके ये विपरीत आ गया है। ऐसा इसलिए आया क्योंकि ये हमने गलत माना है। तो हम लिखेंगे इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आपको इस सवाल को करना है। सबसे पहले हमने परिमेय माना था और इसी को हमने अंत में जाके गलत साबित कर दिया, क्योंकि जो हम यहां पर मान के चल रहे थे सअभाज्य, जबकि ये दोनों संख्या सअभाज्य नहीं है, ए और बी, ये दोनों ऊपर सअभाज्य है जबकि नीचे नहीं आ रही, मतलब क्रॉस आ रहे एक दूसरे के विरोध, यानी कि विरोधाभास में। तो विरोधाभास इसलिए आया क्योंकि हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये अपने आप ही अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको इस सवाल को करना है, √5 को। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए कहीं √5 की जगह √2 भी लिखा रहता है और √3 भी लिखा रहता है, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है आपको, क्योंकि जो √5 लिखा है उसकी जगह यही पूरा पैटर्न है और ऐसे ही इस सवाल को भी करना है। अगर √5 का, √3 का या √2 का पूछ ले, बस फर्क कितना हो जाएगा, जहां जहां पर √5 है, जहां पर √5 है, जहां पर √5 है, वहां पर तो आ जाएगा √2 या फिर √3, जो भी सवाल ने दिया है। और जहां पर आपने ये 5 लिखा है, यहां पर 2 और 3 लिख देना, क्योंकि √3 से रूट हट जाएगा तो 3 आ जाएगा। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 9 और 3, 3 के पार्ट से 9 कटेगा 3 बार, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर √3, सेम टू सेम पूरा का पूरा एकदम एग्जैक्ट इसी के जैसा होगा। अगर √2 है तो जहां √5 लिखा है वहां √2 लिख दीजिए और जहां पर 5 लिखा है वहां पर 2 लिख दीजिए। तो इस प्रकार आपको इस सवाल को सिद्ध करना था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो ये तो हो चुका है हमारा सवाल संख्या 1। अब हम बढ़ते हैं हमारे सवाल संख्या 2 की ओर। अब जो हमारा अगला सवाल है, देखिए सवाल संख्या 2 क्या है, ध्यान दीजिए। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, 3 + 2 √5 को। ठीक है, तो हम जिस प्रकार हमने पहले को किया था उसी कुछ प्रकार इसको भी हमें करेंगे। वहां पर भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हमने क्या माना था, उसको परिमेय माना था। तो इसको भी हम क्या करेंगे, परिमेय मान के चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस सवाल को करते हैं। यहां पर लिखेंगे हल। तो इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसका विपरीत मान के चलेंगे, यानी कि माना
3 प्लस 2√5, माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या, ठीक है। क्या मान के चलते हैं? परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि a बटा b के रूप में। तो 3 प्लस 2√5 को मैं a बटा b के रूप में लिख देता हूं, 3 प्लस 2√5, और इसको लिख देंगे a बटा b। तो मैंने यहां पर लिख दिया a बटा b लिख देंगे, ठीक है। अब 3 प्लस 2√5 बराबर a बटा b मैंने यहां पर लिख दिया है। और ये जो a बटा b यहाँ पर a और b है, इसको आप सहअभाज्य संख्या मान सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप यहाँ पर इसको पूर्णांक भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, ये a व b क्या है? सहअभाज्य है, ऐसा मान लो आप, a व b सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब सहअभाज्य संख्या है। सब प्लस 2√5 को हमने a बटा b मान लिया, ठीक है। अब यहां से ये प्लस का 3 है, उधर पक्षांतरण करेंगे तो यहां से देखिए 2√5 बराबर क्या आ जाएगा? a बटा b, और ये प्लस का 3 इधर आते कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं 2 के 5 है वो 2 के गुणा में, यानी कि 2 है वो √5 के गुणा में। तो ये जो 2 गुणा में इधर भेज देंगे, इसको भाग के अंदर चला जाएगा, यानी कि √5 बराबर क्या आ जाएगा? a बटा 2b, इसके भी भाग में आ जाएगा और उसके भी भाग में चला जाएगा ये 2, 3 बटा 2, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बन गया आप देख सकते हैं, √5 बराबर a बटा 2b माइनस 3 बटा 2 बन गया है, ठीक है। ये a और b हमने क्या माने? अभी यहाँ पर सहअभाज्य माने। अब सहअभाज्य क्या होते हैं? प्राकृत संख्या सहअभाज्य होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके प्लस अनंत तक जाता है ये, इसका समुच्चय यानी कि इसका सेट n, नेचुरल नंबर का 1 2 3 ऐसे अनंत तक जाता है यहाँ पर। तो ये सब क्या होती है? सहअभाज्य होती है। और ये क्या है? सब अपने आप में क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर्स है, क्या है? पूर्णांक है, क्या है? सब पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर a और b सहअभाज्य, यानी कि a और b क्या है? यहाँ पर पूर्णांक है, क्या है? इंटीजर्स है। तो a और b जब पूर्णांक है तो a और b के किसी भी पूर्णांक मान के लिए ये जो एक्सप्रेशन है, यानी कि इसका जो मान है वो हमेशा क्या आएगा? एक परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। ये a और b क्या है? पूर्णांक है। अब आप a का मान यहाँ पर यदि 2 लेते हैं और b का मान यदि आप 1 लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि 2 1, आप इनमें से कोई भी मान ले लीजिए। तो यहां से देखिए 2 बटा में 2 गुना b का मान 1 और माइनस में 3 बटा 2 है, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो 1 बटा 1, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुना 1 2 और 2 माइनस 3 माइनस 1 बटा 2। तो माइनस 1 बटा 2 क्या है? अपने आप में एक परिमेय संख्या है, p बटा q के रूप में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ पर आप a और b जो ये पूर्णांक है, इस समय a और b का जो पूर्णांक मान है वो आप कुछ भी रखिए, इनमें से आप a और b के मान कुछ भी रखिए, ये जो पूरा है अपने आप में हमेशा क्या आएगा? एक परिमेय संख्या आएगा, हमेशा एक p बटा q के रूप में ही आएगा। जबकि बराबर के इधर क्या है? √5 है, और √5 को अभी हमने सिद्ध किया कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, और बीच में क्या है? बराबर है। कहने का मतलब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो गए, तो ये तो गलत है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कैसे बराबर हो सकती है? तो यहां पर आप कह सकते हैं कि चूंकि a व b के पूर्णांक मान के लिए, a व b के पूर्णांक मान के लिए a बटा 2b माइनस 3 बटा 2, ये पूरा एक्सप्रेशन यानी कि ये पूरी चीज, ये पूरा व्यंजक के लिए ये हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। अब ये परिमेय संख्या है, जबकि ये बराबर है किसके? √5 के, और √5 को अभी हमने सिद्ध किया क्या होती है? अपरिमेय होती है। मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, तो ये परिमेय आ गया, जबकि √5 के बराबर में अपरिमेय होना चाहिए क्योंकि ये खुद अपरिमेय, तो ये तो परिमेय। तो ऐसा क्यों? उल्टा क्यों आ रहा है? हमारी कल्पना उल्टा इसलिए आ रहा है, यानी कि विपरीत इसलिए आ रहा है कि हमारी कल्पना क्या थी? गलत थी। यानी कि कह सकते हैं ये जो आया है ये हमारी इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, यानी कि जो कि हमारी कल्पना के विरोधाभास है, जो कि हमारी कल्पना के विरोधाभास है, विरोधाभास है, जो कि हमारी कल्पना के विरोधाभास है। ये जो परिमेय आएगा जबकि ये अपरिमेय है। अब ये परिमेय आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो हमने माना है ये हमने गलत माना है, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? जो कि हमारी कल्पना के विरोधाभास है। तो विरोधाभास का मतलब ये कल्पना हमारी गलत है, इसका मतलब 3 प्लस 2√5 एक परिमेय ना होकर अपरिमेय इर्रेशनल है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? अतः, इसीलिए अतः
3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार इस सवाल को आपको करना था। बहुत ही आसान सवाल था, बिल्कुल सिंपल सवाल था। याद रखना है आपको, जब भी परिमेय संख्या अकेली आए, मतलब कहने का मतलब जैसे आपको √2 सिद्ध करने के लिए कहता है, √3 करने के लिए कहता है कि अपरिमेय संख्या है, ये √5 √7 इस प्रकार की अगर आपको संख्या है, तो जो मैंने इससे पहले जो सवाल कराया था उसी तरीके से आपको उन सवालों को करना है, इन सवालों को करना है। ठीक है, लेकिन जब आपको इस अपरिमेय के साथ कुछ परिमेय संख्या आ जाए, चाहे गुणा में आ जाए, चाहे इधर जोड़ बाकी जैसे भी आ जाए, तब आपको उसको जब अपरिमेय सिद्ध करना होता है तब उसको आपको ऐसे सिद्ध करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से ए और बी को सहभाज्य और अंत में यहाँ पर ये पूर्णांक होंगे और ये लाइन लिख देनी है। ठीक है, इस प्रकार इन सवालों को आपको करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि ऐसी प्रश्नावली से जुड़ी और बेसिक गणित से जुड़ी वीडियो आपकी नोटिफिकेशन में आ सके, उनको देख और आप सीख सके। ठीक है, तो ये तो हो चुका है हमारा सवाल संख्या 2। अब हम करते हैं आज के हमारे अंतिम सवाल यानी कि सवाल संख्या 3 की ओर। अब जो हमारा जो तीसरा सवाल है यानी कि जो अंतिम सवाल है वो क्या है, ध्यान दीजिए। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो इस तीसरे के अंदर 3 सवाल है। ठीक है, 1/√2, 7√5 और 6 + √2, इन तीनों को हमें क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो इनको करने के जो तरीके हैं, जो हमने सवाल संख्या 1 और सवाल संख्या 2 किया है, बिल्कुल उन्हीं के जैसा है। ठीक है, बिल्कुल एकदम एज इट इज है, बिल्कुल वैसा का वैसा है। अब यहाँ पर पहले सवाल की ओर ध्यान दीजिए। ये सवाल आपके लिए होमवर्क में है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि आपको कैसे करना है इनको। ठीक है, होमवर्क में जो मैंने आपको पहला और दूसरा सवाल किया है वो मैंने आपको करवा दिया, और ये सवाल जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इनको कैसे आपको शुरू करना है। तो यहाँ पर देखिए 1/√2 है, इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो जैसा हमने सवाल संख्या पहला किया था, जो क्वेश्चन हमने पहला किया था, जो क्वेश्चन हमने पहला किया था इस प्रश्नावली का 1.2 का, बिल्कुल वैसा का वैसा ये सवाल है। यहाँ पर क्या करेंगे, 1/√2 को हम क्या मान लेंगे 1/√2 को a/b मान लेंगे। ठीक है भाई, हमें इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसके विपरीत मान के चलना पड़ेगा, यानी कि परिमेय मान के चलना पड़ेगा। जब परिमेय मानेंगे तो 1/√2 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये जो a और b है वो क्या मानने हैं, सहअभाज्य मानने। ठीक है नहीं, सहअभाज्य, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि सवाल संख्या 1 में किया था। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे। ठीक है, यानी कि b को 1 से गुणा करेंगे तो b, और √2 को a से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 गुणा a हो जाएगा। ठीक है, √2 गुणा a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल में ये स्टेप बनेगी इस सवाल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपके लिए सवाल संख्या 1 को लिख रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर सवाल संख्या 1 आपको दिख रहा होगा, किस प्रकार हमने उसका सॉल्यूशन किया था, उसको हल किया था। तो यहाँ पर आप देखिए b बराबर √2 गुणा a है, और उस सवाल में देखिए क्या है, a बराबर b गुणा √5 है। ठीक है, यहां से जो आगे सवाल किया था इस सवाल को, इसको सवाल को भी उसी के जैसा करेंगे आगे की तरफ। क्या करना है, देखिए इस सवाल में बदलाव करना है। क्या बदलाव करना है, इसको करने के लिए इस सवाल में आप क्या करेंगे, a को b लिख देंगे और b को a लिख देंगे, बस दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है। और इस सवाल में जहां जहां पर √5 है वहां पर आप क्या लिख देंगे, √2 लिख देंगे। ठीक है नहीं, एक तीसरा बदलाव आपको क्या करना है, √5 की जगह आपको क्या लिखना है, √2 लिखना है, और जहां जहां पर 5 है वहां पर 2 लिखना है, बस इस सवाल के अंदर। और a को b लिख देना और b को a लिख देना है इस सवाल के अंदर, सवाल संख्या पहले के अंदर। वही सॉल्यूशन आएगा, जो चेंज आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा ये करने पर, वो किसका सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि 1/√2 का सॉल्यूशन होगा। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क में है और अपने आप प्रैक्टिस करना है, इस सवाल को हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप इस सवाल को कर लेंगे। अब दूसरा सवाल क्या है, इसके अंदर 7√5 है। क्या है, 7√5। ये सवाल जो अभी हमने क्वेश्चन 2 किया था इस प्रश्नावली का, अभी जो इससे पिछला सवाल किया था उसी के जैसा है। ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, दोनों एक जैसे सवाल है। क्या करेंगे आप, 7√5 है, इसको हम क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे, क्योंकि इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसके विपरीत मान के चलेंगे। तो परिमेय मानेंगे तो a/b लिखेंगे, इसको ये 7 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/7 भी हो जाएगा। ठीक है, अब a और b यहाँ पर हम सहअभाज्य मानेंगे, तो a और b सहअभाज्य यानी कि a और b पूर्णांक होंगे। तो a और b पूर्णांक है तो a और b पूर्णांक के लिए a/7 भी क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा, जो अभी हमने सवाल संख्या 2 में किया था। ये परिमेय संख्या आएगा, और ये क्या है, अपरिमेय। ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये अपरिमेय। तो अपरिमेय और परिमेय कैसे बराबर हो सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो हमारी कल्पना हमने की थी कि इसको क्या माना था हमने,
परिमेय मानना था। ये हमारे विरोधाभास आया ना, यहाँ पर आप देखिए ना, ये परिमेय और ये अपरिमेय, ये हमारा विरोधाभास आ गया यहाँ पर। तो जो हमारी कल्पना है वो क्या है, गलत है। तो गलत का मतलब, इसको हमने परिमेय माना है वो गलत है, तो परिमेय गलत है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और बिल्कुल इसी के जैसा ये सवाल है, इसमें भी क्या करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, ए बटा बी मानेंगे, और ये प्लस का 6 उधर चला जाएगा, यानी कि √2 बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा बी माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब √2 क्या है, अपने आप में एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। यहां पर देखिए √2 है, यहां पर तो वैसे 1/√2 है, जैसे हमने √5 को सिद्ध किया था वैसे ही आप √2 को भी सिद्ध कर सकते हैं। मैंने अभी सवाल संख्या 1 में बात की थी √2 की। अब ये अपरिमेय है और ए और बी सहभाज्य, यानी कि ए और बी पूर्णांक है, तो ए और बी पूर्णांक मान के लिए ये क्या आएगा, अपने आप में परिमेय आएगा। क्या आएगा, परिमेय आएगा। आप ए और बी में कोई भी मान रखिए, ये हमेशा परिमेय ही आएगा, जबकि ये बराबर यहाँ पर किसके, √2 के हैं, किसके, √2 के हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, और ये हो जाएगा परिमेय। ये भी क्या हो गए, एक दूसरे के क्या है, विपरीत आ गए, ये अपरिमेय ये परिमेय। और ये विपरीत क्यों आ रहे हैं, ये समीकरण क्यों असंतुष्ट हो रही है, क्योंकि हमने जो कल्पना की थी कि ये क्या है, एक परिमेय है, ये कल्पना हमारी क्या है, गलत है, यानी कि विरोधाभास में है। तो ये परिमेय नहीं है, यानी कि ये परिमेय है, ये कल्पना गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप ही अपरिमेय हो जाएगा। तो इस प्रकार इन तीनों सवालों को आपको करना है, और ये सवाल आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इन सवालों को करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस प्रकार हमने इन सवालों को किया। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। तो इसके साथ हमारा ये जो प्रश्नावली संख्या 1.2 है ये हमारी समाप्त हो गई है। तो अगले वीडियो के अंदर हम जल्द ही एक और प्रश्नावली का वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।